नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 12वां क्लास है और इसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का एक सीरीज, जिससे आप अपने एग्जाम को और आसान बना सकते हैं। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सीता मिथिला की योद्धा पुस्तक किसने लिखा है? अरविंद पनगड़िया ने, या अमित त्रिपाठी ने, या देवदत्त पटनायक ने, या जावेद अख्तर ने? तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि सीता मिथिला की योद्धा जो पुस्तक है वह लिखा गया है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। सॉरी, यहाँ पे अमित त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी के द्वारा, त्रिपाठी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो सही आंसर आप इसको मान सकते हैं, यहाँ पे अमीश होना चाहिए। तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, तो सही आंसर होता है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि आरएसएस के संस्थापक कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार, या मोहन भागवत, या सुरेश भैया जी, इनका उपनाम है सुरेश जोशी, इनको लोग भैया जी के नाम से भी जानते हैं, या नरेंद्र मोदी? तो यहाँ पर आप सभी ने पता होना चाहिए कि आरएसएस के जो संस्थापक हैं वह केशव बलिराम हेडगेवार हैं। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं इसके बारे में कि आरएसएस की स्थापना कब की गई थी। तो आरएसएस की जो स्थापना है वह की गई थी साल 27 सितंबर साल 1925 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह नागपुर में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके अगर उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो इसका उद्देश्य जो है हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व इसका उद्देश्य है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष या संचालक कह लें तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष या संचालक जो है वह मोहन भागवत हैं। तो ये आरएसएस के बारे में। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने, बहलोल लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर लोधी वंश की अगर बात किया है तो दिल्ली सल्तनत पे 5 जो राजवंश थे उसमें 5वां और आखिरी जो राजवंश था वह लोधी वंश था। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसके शासनकाल की अगर बात किया जाए तो इसका शासनकाल 1451 से 1526, पानीपत के प्रथम युद्ध तक इसका शासनकाल रहा, 1451 से 1526 तक। और इसके संस्थापक जो थे वह बहलोल लोधी थे, बहलोल लोधी थे। और इनका जो शासनकाल था वह 1451 से 1489 तक इनका शासन काल रहता है। अब यहाँ पे अगर अगली बात किया है, जैसे कि मैंने बताया कि इसका बहलोल लोधी के बाद इसमें तीन ही शासक रहते हैं। बहलोल लोधी के बाद दूसरा जो शासक आता है वह रहता है सिकंदर लोधी, और तीसरा शासक जो रहता है वो रहता है इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। और आपने यहाँ पे सिकंदर लोधी के बारे में कई बार पूछा था। तो 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना करी थी और दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा को स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो 1504 में आगरा की स्थापना करी थी। और 1506 में इसने अपनी राजधानी आगरा बना ली थी। तो यह लोधी वंश का ही शासक था। हालांकि पूछा गया है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो सही आंसर होता है बी कि लोधी वंश के संस्थापक जो थे वह बहलोल लोधी थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 10 अक्टूबर साल 1992 में, या 12 अक्टूबर साल 1992 में, या 12 अक्टूबर साल 1993 में, या 14 अक्टूबर साल 1993 में? तो यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर साल 1993 में की गई थी। तो सही आंसर होता है सी। जानते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जैसा कि मैंने बताया, इसमें कुल सदस्य मतलब इसमें सदस्य जो होते हैं 3 ईयर तक इनका कार्यकाल होता है। इनके सदस्यों का अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो 3 साल या 70 साल, जो पहले पूरा हो जाए, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसमें अगर सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो सदस्यों की संख्या कौन होती है? तो एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और 7 मतलब अर्धकालिक सदस्य होते हैं। तो इस तरह से आपका कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 सदस्य हो जाती है। अगर आपसे बात किया है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रंगनाथ मिश्रा।
और वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कर्णप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? मंदाकिनी और अलकनंदा, पिंडार और अलकनंदा, या नंदाकिनी और अलकनंदा, या धौली गंगा और अलकनंदा। तो यहाँ पर जानते हैं कि 5 प्रयाग हैं। इन सारे प्रयागों के बारे में जान लेते हैं। एक है आपका विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो धौली गंगा और अलकनंदा, धौली प्लस अलकनंदा, ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो नंदाकिनी और अलकनंदा। उसके बाद है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। उसके बाद है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में जो है वह पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। और उसके बाद है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। अलकनंदा, तो इन्हीं को हम लोग पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यह पंचप्रयाग किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। हालांकि पूछा है कर्णप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? तो पिंडार और अलकनंदा। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या मिजोरम में। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक वन जो है वह मध्य प्रदेश के पास है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भारत में, ठीक है, वन क्षेत्रों में, मतलब कि किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में। और देश के 24 दशमलव, अगर वन क्षेत्रों की बात किया जाए तो देश के कुल क्षेत्रफल पर कितने % भाग पर वन क्षेत्र है? तो 24.62% भाग पर क्या है? वन क्षेत्र है। जबकि होना कितना चाहिए? तो किसी भी, मतलब वन नीति के अनुसार, ठीक है, किसी भी वन नीति के अनुसार कुल देश के क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। जबकि है कितना भारत में? 24.62% है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। और यह कौन सा रिपोर्ट है? तो 17वीं वनगणना रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। सबसे अधिक, सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वीपों सहित तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, या 6,000 किलोमीटर, या 1,68,100 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में द्वीपों सहित, द्वीपों मतलब कि ये आपकी तटरेखा है और यहाँ पर अंडमान निकोबार है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो इन सभी को लेकर भारत की जो तटरेखा की जो कुल लंबाई है वह है 7,516.6 किलोमीटर। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सर्वप्रथम किस राज्य में खोला गया था? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वह सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में खोला गया था। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे अन्य की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अन्य जो है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक प्रकार का वाणिज्य बैंक है। और यह किसकी सिफारिश पर खोला गया था? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि नरसिम्हन समिति। तो यह नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर खोला गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खोला गया था। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर खोला गया था? तो मुरादाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सबसे पहले इसे खोला गया था। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने, चैडविक ने, आइंस्टीन ने, या रदरफोर्ड ने। तो सापेक्षता के अगर सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का निम्न में से कौन सा अप्रूप नहीं है? ठीक है, तो कार्बन का अप्रूप नहीं है इनमें से आपका, तो ऑप्शन है आपका कि हीरा, लोस्डेलाइट, या ग्रेफाइट, या कोयला। तो कोयला जो है वह कार्बन का अप्रूप नहीं माना जाता है। सही आंसर होता है आपका डी।
अगला क्वेश्चन है कि उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? जरायुज या मोनोट्रेम्स या अंडप्रजक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होता है कि जो जीव, ठीक है, शिशुओं को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे होता है कि अंडे देने वाले को मोनोट्रेम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अंडे देने वालों को मोनोट्रेम्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो बच्चों को देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जरायुज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 किस फिल्म को मिला? गंगूबाई को या ब्रह्मास्त्र को या द कश्मीर फाइल्स को? तो यहाँ पर जो है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 जो है वह द कश्मीर फाइल को मिला था। तो सही आंसर होता है सी। और यहाँ पे अगर बात क्या है कि इस दौरान, ठीक है, 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर को दिया गया था। एक्ट्रेस का मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था? गंगूबाई काठियावाड़ के लिए आलिया भट्ट को दिया गया था। और विवेक अग्निहोत्री को, ठीक है, द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर थे, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर कौन थे? तो विवेक अग्निहोत्री, और इनके डायरेक्शन के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। अगला क्वेश्चन है कि हुड़का बोल किस राज्य का उत्सव है? उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, झारखंड का या छत्तीसगढ़ का? तो हुड़का बोल जो है वह उत्तराखंड का राज्य उत्सव है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? ठीक है, कालका बिंदना घराना से या ग्वालियर घराना से या किराना घराना से या आगरा घराना से? तो यहाँ पर जो है कि पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है कालका बिंदादिन घराने से, यहाँ पे बिंदादिन होगा, बिंदादिन घराने से इनका संबंध है। तो सही आंसर होता है ए कि कालका बिंदादिन घराना से पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। इनके बारे में जानते हैं तो पंडित बिरजू महाराज को साल 1986 में पद्म विभूषण से और साल 1987 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनके पिता का नाम जो था अच्छन महाराज था और साल 2002 में इन्हें, ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर ये सारे इनके फैक्ट के बारे में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रमुख उत्सव नहीं है तो मत्स्य उत्सव जो है राजस्थान का है, शेखावरी भी राजस्थान का है, मोमसर भी राजस्थान का है। नूपा की अगर बात किया है तो नूपा जो है यह राजस्थान का नहीं है, वह मणिपुर का प्रमुख उत्सव है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि राजस्थान का प्रमुख उत्सव कौन सा नहीं है? तो डी वाला नूपा, क्योंकि नूपा जो है वह मणिपुर का है। तो दोस्तों यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 12वां क्लास था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।